क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर में एक ऐसा परिवार है जिसकी संपत्ति 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा है? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस परिवार के बारे में सिर्फ 3 लोग पूरी सच्चाई जानते हैं। ये कहानी है सिंगापुर के सबसे अमीर यहूदी राजवंश की। एक ऐसा परिवार जिसने अपनी पहचान को इतनी गुप्त रखा है कि बड़े से बड़े पत्रकार भी इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि इस परिवार के पास ऐसे राज हैं जो अगर बाहर आ जाएं तो पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। कैसे इस परिवार ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी दौलत बचाई जबकि लाखों लोग सब कुछ खो चुके थे? वो गुप्त व्यापार जिसने इन्हें रातों रात अरबपति बना दिया। वो 3 लोग कौन हैं जो इस परिवार की असली कहानी जानते हैं और क्यों वो चुप है? ये सिर्फ एक अमीर परिवार की कहानी नहीं है। ये है सत्ता, रहस्य और उन फैसलों की कहानी जो आज भी सिंगापुर की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। सिंगापुर 1920 का दशक। एक छोटा सा बंदरगाह शहर जो ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में था। यहां हर देश से लोग आते थे, चीनी, भारतीय, मलय और यहूदी। लेकिन एक परिवार था जो बाकियों से अलग था। इस परिवार का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये परिवार आज भी अपनी पहचान गुप्त रखना पसंद करता है। राजवंश परिवार यूरोप से आया था। 1918 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तब यूरोप में यहूदियों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। तो इस परिवार के मुखिया ने एक साहसिक फैसला लिया। वो एशिया चले गए। लेकिन सिंगापुर क्यों? क्योंकि यह शहर व्यापार का केंद्र था। यहां से पूरे एशिया में माल भेजा जा सकता था। चाय, रबर, कपड़ा, मसाले, सब कुछ यहां से होकर गुजरता था। जब यह परिवार सिंगापुर आया तो इनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। एक में कपड़े और एक में सोना। असली सोना, करीब 50 किलो। आज की कीमत में यह लगभग 3 मिलियन डॉलर होगा। इस परिवार के मुखिया सिर्फ 28 साल के थे, लेकिन उनके पास व्यापार का अनुभव था जो 50 साल के व्यापारियों को भी नहीं था। क्योंकि यह परिवार पीढ़ियों से यूरोप में बैंकिंग और व्यापार का काम करता आया था। 1920 से 1930 के बीच यह परिवार धीरे धीरे बढ़ता गया। इन्होंने रबर के बागान खरीदे, चाय के व्यापार में निवेश किया, जहाज अरानी कंपनियों में हिस्सेदारी ली और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए। लेकिन 1939 में सब कुछ बदल गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1941 दिसंबर, जापानी सेना ने मलाया पर हमला किया। सिंगापुर खतरे में था। हर कोई डरा हुआ था। अमीर व्यापारी अपना सामान छोड़कर भाग रहे थे। जब सब लोग भाग रहे थे, राजवंश परिवार ने उल्टा काम किया। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, सोना, हीरे, महत्वपूर्ण दस्तावेज, सब कुछ एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया। और वो जगह थी सिंगापुर के सबसे पुराने यहूदी सिनेगॉग के नीचे बनी एक गुप्त तहखाना। यह तहखाना 1800 के दशक में बनाया गया था। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर जापानी सेना के हाथों में चला गया। 3 साल तक जापानियों 1800 के दशक में बनाया गया था। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर जापानी सेना के हाथों में चला गया। 3 साल तक जापानियों ने सिंगापुर पर राज किया, लेकिन राजवंश परिवार की संपत्ति सुरक्षित रही क्योंकि जापानी सेना को उस गुप्त तहखाने के बारे में कभी पता नहीं चला। जब युद्ध खत्म हुआ 1945 में, सिंगापुर बर्बाद हो चुका था। अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी और ऐसे समय में राजवंश परिवार के पास क्या था? सोना, हीरे और सबसे महत्वपूर्ण तरलता। राजवंश परिवार ने पूरे सिंगापुर में सबसे सस्ते दामों पर संपत्ति खरीदना शुरू कर दिया। इमारतें, जमीनें, गोदाम, दुकानें, सब कुछ। लोग इतने मजबूर थे कि वो अपनी संपत्ति कौड़ियों के भाव बेच रहे थे। राजवंश परिवार ने 1945 से 1950 के बीच करीब 200 से ज्यादा संपत्तियां खरीदी। आज की कीमत में इन संपत्तियों की कीमत 10 अरब डॉलर से ज्यादा है। 1950 के दशक में सिंगापुर फिर से उभरने लगा और राजवंश परिवार के पास अब पूरे शहर में फैली संपत्तियां थीं। उन्होंने शिपिंग बिजनेस में भारी निवेश किया क्योंकि सिंगापुर एक बंदरगाह शहर था और पूरा एशिया का व्यापार यहां से होता था।
1960 का दशक। सिंगापुर स्वतंत्र होने की तैयारी कर रहा था। 1965 में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और यहीं पर राजवंश परिवार ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। जब नया देश बन रहा था, तब सरकार को पैसे की जरूरत थी और राजवंश परिवार ने सरकार को कर्ज दिया, बहुत बड़ा कर्ज। राजवंश परिवार ने यह कर्ज किसी बैंक के माध्यम से नहीं दिया। उन्होंने खुद का एक गुप्त निवेश फंड बनाया। इस फंड का नाम कभी सार्वजनिक नहीं हुआ और इस फंड के माध्यम से उन्होंने सिंगापुर सरकार को करोड़ों डॉलर का निवेश दिया। बदले में उन्हें क्या मिला? सरकारी अनुबंध, जमीन के विशेष अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार के भीतर पहुंच। ये वो समय था जब सिंगापुर दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता शहर बन रहा था। ली कुआन यू प्रधानमंत्री थे और राजवंश परिवार हर कदम पर सरकार के साथ थे। 1970 और 1980 के दशक में राजवंश परिवार ने एक ऐसे उद्योग में निवेश किया जो उस समय बहुत कम लोग समझते थे, अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम सभी जानते हैं कि अर्धचालक कितने महत्वपूर्ण हैं। हर फोन, हर कंप्यूटर, हर कार में चिप्स होती हैं। लेकिन 1970 के दशक में यह उद्योग बस शुरू हो रहा था। राजवंश परिवार ने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि उनके पास सलाहकार थे जो दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों में से थे। इन्होंने एमआईटी, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए इंजीनियरों को नियुक्त किया। 1975 में राजवंश परिवार ने 3 अलग-अलग अर्धचालक कंपनियों में कुल $50 मिलियन का निवेश किया। आज उन कंपनियों की कीमत $20 अरब से ज्यादा है। लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ बिना किसी को पता चले? राजवंश परिवार ने कभी भी अपने नाम से निवेश नहीं किया। उन्होंने शेल कंपनियां बनाई। ये कंपनियां कागज पर तो सिंगापुर, हांगकांग या स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड थीं,